अभी कुछ और लोग भी आ गए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। सरफराज भाई हैं, आरिफ हैं, और चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले तो सब लोगों का शुक्रिया, ख़ास तौर पे अपना अरशद साहब, अरशद काज़मी साहब और अतीक भाई, जिन्होंने ये शॉर्ट नोटिस पे प्रिपेयर की मीटिंग। तो अब ऐसा है कि 15 से 20 मिनट पहले काज़मी साहब कुछ अपना बता देंगे, इंट्रोडक्शन और अपनी कंपनी के मुतालिक। बाकी फिर अतीक 15 से 20 मिनट, और आखिर में अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो चलें जी फिर। काज़मी साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अम, मैंने वैसे कोई प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाई इसके लिए क्योंकि काफ़ी शार्ट नोटिस था। लेकिन जो आपके पॉइंट्स थे मैंने उनको जो है वो कोशिश की है कि उनको मैं कवर कर सकूं। मैं भी मुझे अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। हाँ जी। सो स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरी? जी जी। अम, अब यहाँ पे तो खैर काफ़ी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोगों का जो है वो बैकग्राउंड डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट फील्ड से होगा। लेकिन जो मैंने बेसिकली कवर करने की कोशिश की है वो मोस्टली इंजीनियरिंग साइड पे और इंजीनियरिंग एंड साइंसेस वाली साइड पे। और मोस्टली जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं जो जो पीएचडी वगैरह के लिए देख रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं साथ, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या प्रॉब्ली उनको अर्ली टाइम में कौन से डिसीजंस लेने चाहिए जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं बाद में जॉब हंट करने के लिए। तो हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं कि जॉब मार्केट बेसिकली है क्या जर्मनी के अंदर। सो फॉर एग्जांपल आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड है, आपको मोस्टली उस एरिया में आपको सेक्टर जो है वो मोस्टली कवर करना चाहिए कि भाई कौन कौन से सेक्टर जो हैं वो हमसे रेलिवेंट हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पे हो, कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से विद इन एक सर्टन रेडियस में जो है वो सर्टन जितनी भी कंपनीज हैं उनको हंट करना चाहिए। उनकी एक लेट से एक लिस्ट बना के अ, उन सारी कंपनीज को देखना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिंस जब आप एक स्टूडेंट हो एक यूनिवर्सिटी में तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि ओबियसली आप एक वर्किंग स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे हो और आप एक सर्टन एरिया से बाहर जाके वो जॉब कर सको। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप उस एरिया में हंट करें कि आपके लिए कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं। वैसे है तो ये बड़ी नाइव सी अप्रोच है लेकिन ये बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि लेट से अगर आप एक एरिया में हो। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं डॉर्टमुंड में था तो वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। और जब मैंने वहाँ से छोड़ के इधर मैं कार्लसरूहे वाली साइड पे आ गया तो मैंने कई कंपनीज ऐसी देखी वहाँ पे जो जिनके साथ मैं वहाँ पे वर्क स्टूडेंट कर सकता था। मेरा करियर वहाँ पे मतलब मैं एक अच्छी करियर की डायरेक्शन ले सकता था। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल से ये एक आपको जॉब मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए देखना चाहिए। और दूसरा ये कि कौन से ट्रेंड्स मार्केट में है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक सो ये तकरीबन आप कोई भी फील्ड ले लो, चाहे वो मैकेनिकल की हो चाहे इवन मेडिकल साइंसेस से रेलिवेंट हो, हर एक में ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। तो उसमें बेसिकली आप देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, स्पेशली पाइथन के अंदर, डेटा हैंडलिंग, डेटा साइंस। ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको मार्केट में पेनिट्रेट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और जब आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हो
एट दिस टाइम एंड पॉइंट तकरीबन हर कंपनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को जो है और अपनी डेवलपमेंट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग वाली डायरेक्शन में। तो अगर लेट से आपको हाउ नाउ है और चीज़ों का आइडिया है और हल्की फुल्की आपके हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए रिलेटिवली इजी हो जाएगा कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। उसके बाद क्विकली सीवी पे मैं जाऊंगा। बेसिकली अब जाहिर है जो यहाँ पे मास्टर स्टूडेंट है उसको बेहतर पता है कि सीवी कैसे बनानी है, लेकिन फिर भी जो एक्सटेंडेड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कंपनी से वो ये है कि कवर लेटर आपका होना चाहिए, शार्ट एंड प्रिसाइज हो। ये ना हो कि उसको सिर्फ आपने फिल करने के लिए चीज़ें डाली हुई हैं। और दूसरा, सीवी आपकी यूरोपास स्टैंडर्ड जो नॉर्मली चलता है, जो मैंने भी हमेशा यूज़ किया है या मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है यूज़ करते हुए, उसमें सर्टेन चीज़ें हैं जैसे फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर हम मिस कर देते हैं ये चीज़ें। उसके अलावा बाकी जो आपके डिप्लोमास वगैरह हैं उनको भी कोशिश करें इंक्लूड कर लें, एक पीडीएफ फाइल बना के जो है ना, उसको जॉब जॉब की एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो है ना उसको मैन्युपुलेट करें। आई थिंक ये जो थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव जॉब सर्च टेक्निक्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन हो गया, उसके अलावा जिंग। लिंक्डइन में इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ जॉब हंट नहीं करते, लेकिन आप कंपनीज को भी देखते हैं कि वो कैसे प्रोफेशनली ग्रो कर रही हैं। लेट से वो कोई न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं और उसको लॉन्च करती हैं, तो उसके उसको देखते हुए आप बेसिकली अपनी डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इस कंपनी के लिए क्या कर सकता हूँ। अम, उसके अलावा डेफिनेटली आपको ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ये आपको एक प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना नेटवर्किंग किस तरह से बढ़ा सकते हो। फिर डिफरेंट लेट से कॉन्फ्रेंसेज हैं या इवेंट्स हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिंक्डइन की, आई थिंक सो, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक सर्टन प्रोफाइल है और कोई भी जॉब एडवर्टाइजमेंट है, आप स्टूडेंट हो, आपने जॉब अभी स्टार्ट नहीं करनी, लेकिन आप ड्यूरिंग द स्टूडेंट टाइम आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी स्किल्स मुझे बनानी है इस डायरेक्शन में जाने के लिए। और एक चीज़ जो हम मोस्टली मिस करते हैं मेनली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, हम ड्यूरिंग द स्टडी हम बेसिकली वर्किंग स्टूडेंट जॉब पे कम कम ही फोकस करते हैं। आई थिंक सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नॉर्मली कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो वर्किंग स्टूडेंट्स हायर करें उनको ड्यूरिंग उन्हें उनकी जो मास्टर स्टडीज है या बैचलर स्टडीज है उसके दौरान उनको ट्रेन करें, और लेटर ऑन जो है उस बेसिकली इस टैलेंट को वो यूज़ कर सकें। जैसे कि हम सब ने सुना है कि जर्मनी में इस टाइम जो है वो मैन पावर की कमी है। और हॉनेस्टली स्पीकिंग, ये मैन पावर की कमी सिर्फ एक सर्टन फील्ड में नहीं है, तकरीबन हर फील्ड। अभी मैं एक एग्जांपल दूं आपको, रिसेंट में एक एक्सपो में गया हुआ था कंपनी की तरफ से, वहां पे मैंने देखा बेसिकली उन्होंने कंपेयर किया कि जर्मन मार्केट में स्टूडेंट्स जो हैं एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड में, जियोडेसी साइंसेज में, किस तरह से डिक्लाइन कर रहे हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड का मोर देन एनफ था। उनका जो करंट और रीसेंट ईयर्स में स्टूडेंट्स की ग्रोथ है, लेकिन जर्मनी में वो तकरीबन 5 to 10% जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो सो इसका मतलब ये है कि बेसिकली तकरीबन हर फील्ड के अंदर जो है इनको रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपके पास जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर रहे हो। तो उसका जो है मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका है कि ड्यूरिंग स्टडीज जो है आप ट्राई करें कि आपको वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल जाए, ताकि आप एक एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सीख लें, और उसके बाद लेटर ऑन आपके लिए जॉब ओबियसली लेना आसान हो जाएगा। उसमें फर्स्ट स्टेप ओबियसली वर्किंग स्टूडेंट आ जाता है। नेक्स्ट, अगर वर्किंग स्टूडेंट आपको जॉब नहीं मिलती, इंटर्नशिप के लिए जाएं। इंटर्नशिप के लिए भी बेसिकली आप विदाउट लेट्स से सर्टेन स्किल्स एंड विदाउट प्रॉपर प्रोफाइल, वो आपको जस्ट डिग्री के ऊपर कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। कंपनीज हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए क्या ला सकते हो। तो आई थिंक सो आपको, अगर इसको मैं कंक्लूड करूं सारे को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री के साथ टच किस तरह से हो, आपकी स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री है, प्लस आप उसको आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उसको फॉलो अप करने के लिए कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है।
और आई थिंक सो ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ आपके पास इनफ टाइम होता है अपनी सर्टन स्किल्स को मॉडिफाई करना उस सर्टन फील्ड के अंदर। और बाद में लेटर ऑन आप जो है वो एक लिस्ट कंपनीज की बना लो कि भाई मैंने इन कंपनीज को टारगेट करना है, और आई एम श्योर कि यू विल गेट सक्सेस। हम्म। सो मेरे ख्याल से टाइम, अगर मैं काफ़ी आगे हूँ, ये है बुलेट्स पॉइंट्स हैं वही जो मैंने बातें की उससे रेलिवेंट। अभी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन लें और फिर आगे चलें, या किस तरह से क्वेश्चन डॉक्टर साहब? काजमी साहब मेरे ख्याल में आखिर में कर लेंगे अतीक की, उसके बाद फिर आप ये भी जिक्र कर लेना अगर आपकी उसमें कोई अपॉर्चुनिटी है, आप शायद जिक्र कर रहे थे। सही सही। हाँ। अच्छा, बाकी जो, ये तो खैर वही बातें जो मैंने पहले की। उसके अलावा जो है, जो बेसिकली मेरे कंपनी में, मैं अपनी कंपनी की आपको एग्जांपल दूं, हमारी कंपनी के अंदर इस टाइम तकरीबन 300 एम्प्लॉयज, एक छोटी सी कंपनी है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है। लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि इनको भी बेशुमार जो है ना वो मैन पावर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हमारे हमारा मोस्टली काम जो है वो है नेविगेशन सिस्टम सप्लाई करना टनलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर डेवलपमेंट भी आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी और हार्डवेयर डेवलपमेंट भी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में के लिए हमें टाइम टू टाइम इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। जैसे अभी सुहेल, आप शायद जानते हो, के आईटी से ही पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। वो हमारे यहाँ हम्म। एज अ जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसको भी रिसेंटली हायर किया है उन्होंने। अम, उसका मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा जो टच पॉइंट था वो ये था कि उसके पास लॉजिस्टिक्स से रेलिवेंट उसने कुछ थीसिस या कुछ ना कुछ किया हुआ था। हम्म। और हमारा जो है वो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में उनको एज जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोजीशन थी, तो उन्होंने उसको जो है ना वो बेसिकली रेफरेंस के बेस पे ही, मतलब उसको मेरे कलीग ही था, उसके थ्रू उसने रेफर किया, तो कंपनी ने उसको कंसीडर कर लिया। जॉब्स हैं हर जगह पे, आई थिंक सो। एक चीज और इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि मोस्टली कंपनीज जो है एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करती जॉब की ना। फॉर एग्जांपल वो प्लान कर रही है अपने माइंड में कि भाई ये एक सर्टन प्रोजेक्ट है, उसके लिए उनको प्लानिंग वो कर रहे हैं, प्लानिंग फेज में हैं। तो आप अगर विदाउट इवन एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी को अप्रोच करते हो, तो वो कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट आप में शो करेगी, क्योंकि उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि देखें वो एक चीज प्लान कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी पहले से उसको परसीव कर लिया और आपने उनके डोर पे नॉक किया, तो वो यकीनन आपको जो है कंसीडर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जब आप एक लिस्ट बना लेते हो एक कंपनीज की कि कहाँ कहाँ पे आपकी स्किल्स फिट आती हैं, कौन सी कंपनीज क्या काम कर रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रही हैं, तो ओबियसली वेबसाइट कंपनी की यूज करें। उससे आपको जो है वो एटलीस्ट एक मार्केट का ओवरव्यू मिल जाता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। और उसके लिए लाजमी नहीं है कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट करे और तभी आप अप्लाई करें। आप रैंडमली जो है ना कंपनीज को एक्सेस करें वाया लिंक्डइन, वाया उनकी वेबसाइट्स, उनको सीवी अपनी भेजें, कहें कि इस तरह मैं इंटरेस्टेड हूँ, और अपना इंटरेस्ट शो करें। ट्राई टू बी प्रिसाइज एंड ट्राई टू बी जेन्युइन, या कि हम एक्चुअली पाकिस्तान में अक्सर ऐसा भी होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें डाल देते हैं सीवी में जो कि लेट से कि उनको उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, या उस चीज़ का उस तरह से प्रोफेशनली वो हैंडल नहीं कर सकते। तो ये भी एक, आई मीन आपको अगर नहीं आता वो बताने में कम, मतलब अगर आप बता देते हो कंपनी उसको ज़्यादा पॉजिटिव लेती है कंपेयर टू कि आपको एक चीज़ नहीं आती, अगर आप उसको हाईलाइट करते हो। आई थिंक सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि माइंड में रखना चाहिए। अम, इसी के साथ जो है मैं कंक्लूड करूँगा, तो बाकी जो है वो, एंड में। हाँ। चलें, शुक्रिया काजमी साहब। अतीक साहब, अब आपकी बारी। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बस मैंने एक छोटी सी स्लाइड प्रिपेयर की है, वो मैं शेयर करता हूँ। और उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा अतीक ये भी बता देना कि आपने रिसेंटली जॉब हासिल की है और आप अभी आए थे थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, मैं बस रिसेंटली मैंने कॉल मैं जर्मनी में फरवरी के अंदर आया था। और जर्मनी के अंदर जैसे अभी उन्होंने काजमी साहब ने बताया है कि वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है।
तो ये एक जेन्युइन पॉइंट है कि विद इन अ 1 मंथ आई हैव अप्लाइड फॉर लाइक 10 to 15 जॉब्स, लेकिन राइट अप्रोच और बिल्कुल कंसाइज जिधर मेरा फोकस था मैंने उधर अप्लाई किया, और मुझे 3-4 जगह से इंटरव्यू आया जहाँ पर एक जगह मैंने ज्वाइनिंग दे दी। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है कि यहाँ पर जॉब हंट करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मैं डायरेक्टली स्लाइड्स पर जाता हूँ, और उसमें हमारा आज का एजेंडा जो है वो यही 5 पॉइंट्स हैं। मैं उन 5 पॉइंट्स को कवर करूंगा। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आप लोगों से? जी जी। जी जी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है पड़ा कि जर्मन मार्केट, जॉब मार्केट है किस तरह से। मोस्टली जो यहाँ पर न्यू लोग आते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान में भी जॉब नहीं मिलती, यहाँ पर भी आते हैं तो यहाँ यही सोचते हैं कि जर्मनी में आएंगे तो जॉब डायरेक्टली नहीं मिलती। सिर्फ आपने राइट अप्रोच के साथ अगर सिर्फ अप्लाई करना है, और आगे मैं तरीके बताऊंगा कि क्या सिनेरियो है, तो जर्मन मार्केट के अंदर इतनी डेप्थ है, बड़ी इतनी डेप्थ है कि आप अप्लाई करते करते थक जाएंगे लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी। इवन आप कोई भी वेबसाइट्स उठा लें, वहां पर सिर्फ जॉब्स, आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं आप सिर्फ सर्च करें और आपको नंबर ऑफ जॉब्स मिलेंगी। और उसके कुछ की पैरामीटर्स हैं बड़े जिस पे मैं अप्लाई करता हूँ और मुझे इंस्टेंट सक्सेस मिली थी, वो मैं शेयर आउट करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जर्मन में जब आप आते हैं तो एजुकेशन मैटर्स करती है, कि आपने अगर मास्टर किया हुआ है तब भी मैटर करता है। बैचलर्स से मास्टर करना मैं प्रेफर करता हूँ लोगों को कि आप मास्टर्स करें। ऑल्दो मैंने नहीं किया है लेकिन मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था। लेकिन जो नए बच्चे आते हैं वो डायरेक्ट मास्टर्स पे फोकस करें और स्टूडेंट वर्किंग जॉब्स और इंटर्नशिप से फोकस करें, कि वो मेरी एग्जांपल लेकर डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो जर्मन मार्केट इतनी भी इजी नहीं है, जॉब तो आपको मिल जाती है इजीली, लेकिन वहां पर सरवाइव करने के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बड़ा, तो फिर आपको थोड़ा बहुत मसला होता है। तो उसके लिए लर्न करने के लिए आपको फर्स्ट इंटर्नशिप्स और इन चीज़ों से पास आउट होना पड़ेगा। लैंग्वेज के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रेफर्ड वन है जर्मन लैंग्वेज, आपको आनी चाहिए और आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जर्मन लैंग्वेज स्किल डेवलप करनी चाहिए। लेकिन आप अपनी इस चीज पे हॉल्ट ना हो जाएं कि मैं, मेरे पास जर्मन लैंग्वेज नहीं है तो मुझे यहाँ पर कोई इंटर्नशिप, वर्किंग स्टूडेंट और फुल टाइम जॉब नहीं मिल सकती। इंग्लिश की भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और सबसे अच्छी बात यह है बड़ी, जो लोग आते हैं यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है बड़ा, कि आपके नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेटेड होते हैं बड़े, आपने उतने नंबर ऑफ आवर्स ही काम करना होता है, उसके अलावा आपसे कोई काम नहीं कराते। जैसे पाकिस्तान के अंदर या यूएई के अंदर जो लोग काम करते हैं वो डंकी वर्क नहीं होता, बड़ा स्ट्रक्चर्ड और कंप्लीट वर्क के साथ वो आपको लेके चलते हैं, कंप्लीट प्लान के साथ लेके चलते हैं। दूसरा एक पॉइंट ये है कि जॉब सीकर वीज़ा यहाँ पर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, जैसे मैंने डायरेक्टली ब्लू कार्ड ले लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप डायरेक्टली कहीं जाएं स्टडी के लिए और आपके पास बेशक जितना मर्जी वर्क एक्सपीरियंस हो, आप आप इजीली जॉब ले सकें। एक मिनट, मैं कॉल आ गई मुझे। अ, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? जी जी। मुझे कॉल आ गई थी वहां से ना। तो हम्म। जॉब सीकर वीजा, यहाँ पर आप स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, आप राइटली उसको यूटिलाइज करके डायरेक्ट ब्लू कार्ड की जॉब्स भी मिल जाती हैं। और वो पैटर्न बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आप कंपनी के अंदर सबमिट करा के आप जॉब ले लें एक दफ़ा। जॉब लेने के बाद कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर, एक है कि आपकी डिग्री यहाँ से अटेस्टिफाई होनी चाहिए, और उसके लिए एक वेबसाइट है वो मैं मेंशन कर दूंगा बाद में। उधर से आपकी डिग्री अगर सर्टिफाइड है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने आउसलैंडर बिहोर्डे को भेजनी होती हैं और आपका वीज़ा इजीली कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट थिंग है बड़ी कि लीगल एस्पेक्ट्स यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हैं बड़े। जर्मन मार्केट के अंदर जब आप आते हैं, आप कोई भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, वर्किंग स्टूडेंट मोस्टली कर रहे हैं, तो आपको अगर इंटर्नशिप मिल रही है फुल टाइम या हाफ टाइम तो वो आपने प्रायोरिटी देख कर करनी है, क्योंकि आपके 960 आवर्स अलाउ होते हैं। और 960 आवर्स के अंदर आपको कंटिन्यूसली 6 मंथ्स की फुल टाइम जॉब मिल गई है, तो यू विल हैव टू प्लान कि अगर मैं 6 मंथ्स फुल टाइम जॉब करूंगा, वो इंटर्नशिप करूंगा, तो मेरे 960 आवर्स कंज्यूम हो जाएंगे और आगे वाले मैंने 966 मंथ्स किस तरह से केटर राउंड करने हैं।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली, उनको इंटर्नशिप्स या स्टूडेंट वर्किंग जॉब्स मिल जाती हैं। वो 6 मंथ्स कंटिन्यूसली करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके नंबर ऑफ आवर्स कंज्यूम हो जाती हैं, और वो उनको उस लिहाज से अपने आप को बैलेंस आउट करना होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है पड़ा क्राफ्टिंग अ विनिंग जर्मन स्टाइल रिज्यूमे। तो उसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाता है। मोस्टली लोग ना बाकी जैसे काजमी साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव आपका बड़ा मैटर करता है कि आप जब भी किसी कंपनीज के लिए अप्लाई करती हैं ना, तो अगर आप ऑटोमेशन के लिए हैं पड़े, तो आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरा इससे इतना रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, या कोई मैंने बैचलर का काम किया हुआ है और मैं प्रिसाइज हूँ कि मैंने इस फील्ड के अंदर, इस डोमेन के अंदर इसलिए जाना है। आप बेशक हर रिज्यूमे के लिए बना लें, बट इट शुड बी मैचिंग योर होल रिज्यूमे, हम्म। कि आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए, जो कि आपकी पूरी की पूरी रिज्यूमे को सपोर्ट कर रहा हो। जैसे देर आर डिफरेंट डोमेन्स, आप जिधर, जैसे उन्होंने बताया कि आजकल ये वाली स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही हैं, डाटा साइंटिस्ट, एनालिटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, क्लाउड। तो लेकिन आप उसके अंदर जाएं, आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो, तो वो आपने क्लियरली मेंशन करना है पड़ा। मोस्टली लोगों के अंदर मैंने मसला देखा है कि वो स्किल सेट उनके पास होता है, उन्होंने काम किया होता है, सब चीजें काम की होती हैं, लेकिन उन्होंने ना अपनी सेकंड पॉइंट्स, डिटेल्ड स्किल्स कवर नहीं की होती। वो कहते हैं मैंने रेस्पबेरी पाई पे काम किया हुआ है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि रेस्पबेरी पाई किधर लिखा हुआ है, या रेस्पबेरी पाई आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर किधर लिखा हुआ है, तो वो मुझे नजर ही नहीं आता। वो जब आपको आता है और आप आगे कन्वे नहीं कर सकते, तो अगले बंदे को सिर्फ आपकी रिज्यूमे देख के ही पता चलेगा, क्योंकि आप वहां नहीं बैठे होंगे, उसको बता नहीं सकेंगे कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। तो डिटेल्ड स्किल्स सिर्फ लिखना नहीं होता कि मेरे पास ये स्किल्स हैं। उसको आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस से, उसको आपने अपने प्रोजेक्ट से मैयर आउट करना होता है कि मैंने इस लेवल पे काम किया हुआ है और मुझे इतना काम आता है। और आपकी रिज्यूमे रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड इसलिए कहता होता हूँ कि मैं, मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री 4.0, ऑटोमेशन और इससे रिलेटेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह से। तो मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स लिखता हूँ ना, तो मैं प्रोजेक्ट्स के लिए क्लैरिटी लाजमन लाता हूँ कि मैंने इस प्रोजेक्ट के बेशक छोटा सा आपने काम किया हो। मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी रिज्यूमे दिखाऊंगा अभी, जिसके अंदर बड़ा प्रिसाइजली लिखा होगा कि मैंने ये काम किया, ये स्किल यूज की और उससे ये रिजल्ट अचीव किए मैंने। तो अगले बंदे को आपकी पोजीशन का बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। और वो फिर आपसे अपनी, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है जर्मन्स की, कि वो आपसे 100% एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सब कुछ आना चाहिए। वो आपसे उतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपको आता है उसके अंदर क्लैरिटी है, बाकी वो चीज, सब चीजें आपको खुद ही सिखा देते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स कवर्ड होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिज्यूमे बड़ी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, कि उसको इन्फॉर्मेशन ढूंढने में मसला नहीं होना चाहिए। मोस्टली वैसे मास्टर्स के स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आते हैं, यूरोपास पे बनाते हैं, तो यूरोपास के अंदर मैं एक छोटा सा सैंपल दिखा देता हूँ। उसके अंदर ना बड़ा प्रिसाइजली लिखा होगा कि किस किस तरीके से चीज़ें कवर आउट की जानी चाहिए। और जो चीज़ें लिखें आप उसके बारे में बड़ा सिंसियर होना चाहिए। जैसे कासमी साहब ने भी एक पॉइंट किया है कि आप ऐसी चीज़ें ना लिखें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन आप वो चीजें लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन उसका फिर स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह डेवलप करना है। कि आपको बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीज मैंने इस टाइम पे इतनी इतनी अप्लाई की है बड़ी। तो वो बेशक बिल्कुल बिगनर लेवल पे हो, वो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, और आप उन्हें कहो कि दैट इज माई लर्निंग कर्व एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू लर्न दैट स्किल। तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। 100% जॉब मार्केट, अगर आपकी 100% रिज्यूमे फिट हो रही है किसी जॉब के लिए, तो मुझे डाउट है पड़ा कि जर्मनी के अंदर जॉब वो आपको दे। क्योंकि वो जज कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पर आके आपका लर्निंग कर्व क्या होगा, आपकी मोटिवेशंस क्या होंगी। आप यहाँ पर आके उनको बताते हो कि मेरे पास तो 100% स्किल सेट है, तो उनके माइंड में ये चीज़ चलने लग जाती है कि ये यहाँ पर आएगा, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, स्विच आउट कर जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो आपने रिज्यूमे इस तरह से बनानी है कि मुझे सब चीजें नहीं पता, मुझे ये चीजें पता है, मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, और मैंने ये चीजें लर्न करनी है आपकी कंपनीज के अंदर। जो चीजें आपको नहीं आती, उसको एज अ लर्निंग कर्व अंदर लेकर आए, तो ये आपका स- आपको बाकी कैंडिडेट से बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। कि वो कहेंगे कि इसके अंदर ईगरनेस भी है लर्न करने की, और इसके पास ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आने के लिए, तो जिसको वो बड़ा प्रेफर करते हैं।
मूविंग ऑन, मैं ये यूजफुल रिसोर्सेज हैं जैसे उन्होंने भी बताए हैं अभी। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जहाँ से आप जॉब हंटिंग वगैरह कर सकती हैं। मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ स्टेपस्टोन के ऊपर। स्टेपस्टोन के ऊपर जितनी भी जॉब्स आती हैं बड़ी, आप इंस्टेंट अप्लाई करें, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है। और इंडीड है, लिंक्डइन है, और इसी तरह जॉब वेक्टर, ये सब। तो ये मैं स्टेपस्टोन के अंदर आपको ये चीज़ें वगैरह बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे जॉब हंटिंग मैं किस तरह से करता हूँ। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग हंटिंग करते हैं, जॉब हंटिंग, और उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता हमने क्या हंटिंग करनी है, खोलना है, किस तरह करना है। ये सिंपल साइन अप है बड़ा, जैसे आप किसी फेसबुक के ऊपर या किसी चीज़ नजर के नहीं ऊपर। आ रहा अतीक। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? नहीं, अगर आपने पावर पॉइंट के अलावा कुछ खोला है तो वो नहीं नजर आ रहा। वो अभी मैं खोलने लगा हूँ। बस मैं स्टेपस्टोन का बता रहा हूँ कि सिंपल साइन अप है, और उसके अलावा आप स्टेपस्टोन जब ओपन करते हैं तो स्टेपस्टोन नज़र आ रही है आप वेबसाइट? नहीं। अच्छा चलिए मैं दोबारा से शेयर आउट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, अब आ रही है जी स्टेपस्टोन? जी। हाँ जी। जी। तो यहाँ पर आपने जो भी आपकी आपकी स्पेशलाइज स्किल है, वो एक्स वाई जी जो चीज़ भी है, आप ऑटोमेशन में हैं, आप क्लाउड में हैं, आप किसी चीज़ से भी रिलेटेड हैं, आप यहाँ पर उसका नाम लिखें, कीवर्ड लिखें। आगे इंटर्नशिप करनी है, स्टूडेंट वर्किंग लिखनी है, वो लिखें। यहाँ पर जिस डेस्टिनेशन के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखें, और सर्च का बटन क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की इंटर्नशिप देखी है। यहाँ पर मैं मोस्टली टारगेट करता हूँ न्यूअर देन 24 और न्यूअर देन 27 डेज, इससे ज़्यादा मैं नहीं जाता। तो मैं इन दोनों में से टारगेट कर देता हूँ। अगर आप रिजल्ट देखें तो 382 जॉब्स हैं ये भी। और नीचे मूव इन करते जाएं तो यहाँ पर मैं जैसे मुझे जर्मन नहीं आती थी तो मैं इंग्लिश कर देता था। तो मेरे लिए वो बड़ी ही स्ट्रक्चर्ड हो जाती थी एप्लीकेशंस के, मेरा कीवर्ड उसमें कवर हो रहा है, मेरी इंटर्नशिप कवर हो रही है, मेरा एरिया कवर हो रहा है, मेरा यहाँ पर एग्जैक्टली जो बिल्कुल न्यूली पब्लिश्ड हैं जिनके ऊपर हायरिंग मोस्ट प्रोबेबली 7 डेज के अंदर हायरिंग नहीं होती, वो कवर हो रही है, और वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कवर हो रही है बड़ी। तो मैं अप्लाई करता जाता था उसके अंदर कंटिन्यूअसली, और उससे काफी ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट आते थे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अप्लाई कर रही हैं और आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं बड़े, लेकिन आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ों की अवेयरनेस है, तो ये लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बड़े। आपके पास कोई भी स्किल सेट आपने डेवलप करनी है, वो आईटी से रिलेटेड है, वो ऑटोमेशन से रिलेटेड है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये यूडेमी एक सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पर लोग जाएं, सिंपल अपना कोई भी कोर्स वगैरह, मैं यहाँ से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी। आप इस वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, आपने यहाँ पर जो चीज़ लिखनी है, मैं फॉर एग्जांपल पीएलसी लिख देता हूँ तो उससे रिलेटेड 100 ऑफ कोर्सेज आ जाएंगे। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिख देता हूँ, उससे रिलेटेड 100 ऑफ कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके सबसे अच्छे व्यूज हों और 8,000 से 10,000 उसके ऊपर कमेंट्स हों या व्यूज हों। आपने उस कोर्स को परचेज कर लेना है, और इसके ऊपर फ्रिक्वेंट सेल लगती रहती है कि 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद छोड़ के यही कोर्सेज 10 यूरो के हुए होते हैं। आप ये कोर्सेज परचेज आउट करें, और ये कंप्लीट डिटेल्ड कोर्सेज होती हैं कि 7-8 घंटे के होते हैं। आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करने जाते हैं तो तब भी पढ़ के ही जाते हैं, इंटरव्यू भी पढ़ने जा रहे हैं, और आपको कोई इंटरव्यूज की कॉल्स आ गई हैं तो आप 10 यूरो यहाँ पर लगाएं। वो स्किल सेट आप पूरा डिटेल्ड के अंदर पढ़ के जाएं, उसके की पॉइंट्स पढ़ के जाएं। जितनी चीज़ें आपको समझ आती हैं वो चीज़ आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के अंदर ले जाएंगे, मुझे ये चीज़ें कंप्लीट कंफर्म है। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती वो लर्निंग कर्व के अंदर डाल दें कि आई वांट टू लर्न दीज थिंग्स इनटू द न्यू जॉब, बट आई हैव अ पैशन टू डू दैट जॉब एंड आई कैन डू दैट इजीली। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, ये पाइथन का कोर्स है, इसका मैंने दिया हुआ है। ये तो मोस्टली हर किसी को वैसे ही करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप जहाँ भी जाते हैं तो इनिशियल लेवल की प्रोग्रामिंग आपको पता होंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएंगी।
दूसरा आजकल ये दो एक जर्मनी के अंदर दीज टू स्किल्स आर इन टॉप डिमांड जो मैंने अभी तक देखी हैं। क्लाउड कोर्सेज पे देख लें तो आपको, मैंने जब लास्ट टाइम देखी थी 1 लाख प्लस जॉब्स थी इसके ऊपर। ये कंप्लीट पाथ है जिसने अपना फ्यूचर 2 साल के बाद क्लाउड के अंदर देखना है। और क्लाउड कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है। अगर मैं ये लिंक खोलता हूँ तो इस लिंक के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स हैं कि जो भी नए बच्चे आते हैं जिनको कैरियर पाथ नहीं पता कि हमने क्या करना है, तो वो एटलीस्ट क्लाउड का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लें यूट्यूब से। और उसके बाद AWS या डेवॉप्स ट्रैक्स, ये 2 चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर लें फॉर द 3 मंथ्स 4 मंथ्स, आप कंटिन्यूसली लगाएं इससे रिलेटेड इंटेंसिव ढूंढें जितना आपने पढ़ रहा है। तो वो पढ़ने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की इंटर्नशिप्स भी हो जाएंगी। और आप लोगों का फ्यूचर इस तरह का होगा कि क्लाउड्स की जॉब यहाँ पर हाईली पेड जॉब्स में आती हैं। तो ये सिर्फ 3 लिंक्स नहीं है, अगर आप इनके अंदर क्लिक्स करें तो इसके अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल्स हैं पड़ी, जिसके अंदर पूरा आपके पास पाथ दिया हुआ है कि आपने अपनी लर्निंग ग्रोथ किस तरह से करनी है। और उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। आप लिनक्स में जाते हैं तो लिनक्स की एक कंप्लीट जॉब्स हैं पड़ी, लेकिन ये इतने ज्यादा कोई कोर्सेज नहीं है जो 2-3 महीने के अंदर कवर आउट ना हो सकती हूँ। लेकिन यहाँ से CI/CD पाइपिंग क्लाउड ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें एक कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज हैं बड़े। आप किसी से डिस्कशन कर लें अगर आपने जाना है, या आपके पास कभी, तो या आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर दें किसी बच्चे ने अगर कोई भी करियर स्टार्ट करना है, तो मैं उसको गाइड कर दूंगा दीज आर द थिंग्स, और आप अपना करियर किस तरह स्टार्ट आउट कर सकते हैं इफ यू हैव बेसिक नो हाउ अबाउट IT। तो दूसरी चीज, और ये ऑटोमेशन का लास्ट वाला कोर्स है, ऑटोमेशन कोड एंड कंपाइल। ये जिसका ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत भी, और उसको प्रोग्रामिंग्स वगैरह का थोड़ा बहुत भी PLCs प्रोग्रामिंग का आइडिया है, तो वो यहाँ पर जाके 200 यूरो के कोर्सेज होंगे टोटल। और वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्री 4.0। मैंने हर कंपनी के अंदर जर्मनी के अंदर इनकी डिमांड्स देखी हैं और इनकी ज़रूरत है। और इवेंचुअली हर कंपनी ने मूव आउट करना है नेक्स्ट 4 to 5 years के अंदर। तो वो अगर स्किल सेट ये डेवलप कर लेंगे तो इससे मुझे नहीं लगता कि उनको जॉब्स ना मिले यहाँ पर। यहाँ पर जॉब्स इतनी है कि जॉब ढूंढने के लिए वो आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं जा रहे और आपने माइंडसेट बनाया हुआ है कि मुझे जॉब वाले सब कुछ सिखाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जब तक आप प्रिपेयर नहीं है जॉब वाले आपको कुछ भी नहीं सिखाएंगे। ये बिल्कुल जिन बेसिक्स लेवल वालों के लिए यूडेमी और कोर्सेरा के अगर आप कोर्सेज पे जाएं तो यहाँ पर ग्रांट्स वगैरह मिल जाती हैं, और बहुत अच्छे कोर्सेज इंडस्ट्रियल रिलेटेड IT रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज यहाँ पर पढ़े हुए हैं, और बड़े इन डेप्थ कोर्सेज पढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि IT के अंदर नेटवर्किंग के स्किल्स के ऊपर पूरे कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज कोर्सेरा के ऊपर पढ़े हुए हैं। और अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपकी रिज्यूमे के ऊपर आती है, तो वो भी बड़ी मैटर करती है। थोड़ा सा टाइम कम है, तो बस मैं ना ये इफेक्टिव जॉब सर्च टेक्निक मैंने आपको बता दी है, ऑलरेडी कवर कर ली है। इंटरव्यू स्किल्स के अंदर मोस्टली हमें ना पता ही नहीं होता कि हमने इंटरव्यू किस तरह से देना है बड़ा। तो ये एक बड़ा की टॉपिक्स था जो कि हर कोई ऑलमोस्ट मिस कर देता है कि किस तरह हमने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। इवन के आप काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी चले जाते हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको पता ही नहीं होता कि मैंने जवाब किस तरह से देना है। तो मैं और जो मेरे मोस्टली सीनियर्स हैं बड़े, वो एक सिंपल सी अप्रोच यूज करते हैं, स्टार अप्रोच, जिसके अंदर आप उनको सबसे पहले कोई भी आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज है, कोई भी आपकी किसी भी से भी रिलेटेड चीज है, बिहेवियरल क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले आप उसकी सिचुएशन डिफाइन करते हैं। फिर उसके अंदर कौन कौन से टास्क थे जो आपने कंप्लीट करने हैं। अगर आप स्टार्ट अप्रोच के बारे में यूट्यूब पे जाके पढ़ लेंगे तो वो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, मैं जितना कवर कर सकूंगा मैं बता दूंगा। टास्क वगैरह बताएंगे, फिर उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद उसके अंदर क्या रिजल्ट्स आपने प्रोड्यूस किए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बड़ी। ये स्टार अप्रोच अगर आप हर इंटरव्यूज के अंदर दें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। कि वो उनको आइडिया हो जाता है कि आप कितने स्ट्रक्चर्ड हैं पढ़े, और आप चीज़ों को किस तरह से लेके जा रहे हैं।
और दूसरी चीज ये है कि हम इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और हमें जेडी का ही नहीं पता होता कि वो क्या चीज चल रही है और किस तरह लेके चलनी है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, और हम जाके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करेंगे और हम उनके जवाब देते रहेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी रॉन्ग टेक्निक है, बड़ी जो कि ना, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपके मोस्टली इंटरव्यू वैसे ही वेस्ट आउट हो जाएंगे। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है कि आपकी रिज्यूमे इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए जिसके अंदर वो जेडी से पहले से ही अलाइंड होनी चाहिए। फिर आपने जब इंटरव्यू स्टार्ट करना है तो आपका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बड़ा मैटर करता है, बड़ा। और आपने उनकी जेडी पहले, सबसे पहले बिल्कुल कंप्लीटली सर्च आउट कर लेनी है कि इनकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये स्किल्स मुझसे मैच आउट करती हैं, और ये स्किल्स मैंने नहीं आती, लेकिन ये मैंने लर्निंग कर्व के लिए छोड़ देनी है कि आई एम इंटरेस्टेड टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दीज डिटेल्स। ब्रॉडर नॉलेज आपने, आप दो दो दिन बैठ के उस चीज के बारे में पढ़ें, ब्रॉडर नॉलेज से ज्यादा अच्छा नॉलेज आपके पास आ जाएगा इंटर्नशिप्स और वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मूविंग ऑन, कंप्लीट जेडी अवेयरनेस आपके पास होगी। और आपने सबसे पहले, मैं बता रहा था कि स्टार्ट किस तरह से, कि जब इंटरव्यू आपने स्टार्ट करना है तो इंटरव्यू स्टार्ट करने के बाद आपने जो सबसे इंट्रोडक्शन बताना है ना, तो वो आपका जेडी से इतना ज्यादा रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने काम करना इंडस्ट्री 4.0 पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के अंदर मुझे इन चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट था, मैंने उनसे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स किए। कोई भी प्रोजेक्ट्स आप रिलेट करें जो आपसे किया होगा। फिर करने के बाद आपने, मूविंग ऑन, आपने कहा कि मैंने इस सेक्शन के अंदर इस वजह से जॉब की क्योंकि इसके अंदर ये वाली स्किल्स इस जॉब्स मैच आउट कर रही थी। फिर मैच आउट करते करते आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है, फिर इंडस्ट्री, कि आपने एक रेलिवेंसी क्रिएट करनी है उस जेडीज तक। और जब आप वो जेडीएस तक रेलिवेंसी कंप्लीट क्लियर कर लेंगे, तब वो आपसे क्वेश्चंस आपसे की ना रिज्यूमे से पूछेंगे, ना आपको कहेंगे कि आप अपनी रिज्यूमे पढ़ के बताएं, ना कुछ। वो आपके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छा आपने ये वाली चीज की है तो आप इसी के बारे में डिटेल बताएं, और सेम अप्रोच आपने स्टार अप्रोच यूज करनी है। तो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो क्वेश्चनिंग इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि आप इंट्रोडक्शन इस तरह का देते हैं कि जिसके अंदर आप चीज़ें कवर आउट नहीं करते, बस सिंपल बेसिक सा बता देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। जिसके बाद वो आपकी रिज्यूमे से क्वेश्चंस करते हैं, आइदर आइदर वो खुद अपनी तरफ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसके अंदर 100% चांसेस होती हैं कि एक, अगर अच्छा भला एक्सपीरियंस बंदा भी होगा और वो अगर अपनी तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे तो वो फंस जाते हैं। तो मेरी सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप जेडी से रिलेटेड अपना इंट्रोडक्शन इतना कंपेयर कर दें और कंप्लीट कर दें, और उसी के अंदर ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दें कि सारे क्वेश्चंस, मैं 5 से 10 मिनट का इंट्रोडक्शन देता होता हूँ। उसके बाद मेरे से उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मुझे टेक्निक बड़ी इफेक्टिव लगी थी, जो कि मुझे पता होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपसे बड़े पूछी जाती हैं हर इंटरव्यू के अंदर, नॉर्मल है। वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, बड़ी। लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, नॉर्मल वीकनेसेस और नॉर्मल स्ट्रेंथ्स नहीं बतानी है। आपने अपने वर्क एनवायरनमेंट से, जो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अंदर काम किया हुआ है, या आपकी जेडीएस के रिलेटेड आपको जो थोड़ी बहुत समझ आ रही है, उससे स्ट्रेंथ और वीकनेस आप बताएंगे तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास ये 7 पॉइंट्स हैं, बड़े। कि आपकी, आप जो बोल रही हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, पॉजिटिविटी कंटिन्यूसली। अगर आपको कहीं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ भी गया है जिससे आप नहीं समझ आती, तो आपने पॉजिटिव अप्रोच ही रखनी है वहां पर, और उनको कहना है कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट क्वेश्चन, और उसके बारे में फिर उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेनी है कि आप मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल के बारे में बता सकती हैं। तो आप इंगेजमेंट भी कर रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शन भी दे रही हैं, तो ये चीज़ें आपकी कवर आउट कर जाती हैं, बड़ी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। ऑल्दो अगर आप स्टार्टिंग कैरियर के अंदर हैं, बड़े, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो जो कुछ पूछ रही हैं आपने उसी से रिलेटेड जवाब देना है। मोस्टली अभी एक मैं बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी कराई, उसको मैंने कंप्लीट आइडियाज लिख कर दिए जिसके अंदर सीमेंस का इंटरव्यू था, और उसके अंदर कि ये चीज़ों पे मैं काम करूंगा। और वो उससे कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बताएं कि जो आपने आइडियाज डिलीवर किए हैं वो किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, और वो उनकी सीमेंस की वेबसाइट से ही चीज़ें बता रहा है, बड़ा, जो उसने अपने आइडियाज दिया। तो एक्टिव लिसनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बड़ी, जब आप भी कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से। और कॉन्फिडेंट रहना है, बड़ा, और शो एम्पैथी ड्यूरिंग द इंटरव्यू।
आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। शुक्रिया यार अतीक साहब, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। तो अब अगर किसी ने भी क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना हाथ रेस करेगा और फिर क्वेश्चन पूछ लें। कुछ लोगों ने क्वेश्चन चैट में भी भेजे हुए हैं, अतीक अगर उसका जवाब दे सकें आप, और कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम। मेरी स्क्रीन शेयर है इस जी। टाइम। रिज्यूमे के लिए यूरोपास सबसे, अभी जो न्यू लोग आ रहे हैं उनके लिए यूरोपास। वैसे मेरे पास अपना टेम्पलेट है जो मैं यूज करता हूँ, उसके ऊपर क्लैरिटी होती है कि उसके अंदर मेरा वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एक ही पेज के ऊपर आ रही होती है। तो इंटरव्यूअर को जहाँ जहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और एजुकेशन, फर्स्ट पेज पे कवर हो रही होती हैं। स्किल्स एंड प्रोजेक्ट सेकंड पेज पे कवर हो रहे होते हैं। तो ये मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ। भाई किसी ने क्वेश्चन पूछना है, कोई अपना मसला है, कोई और कोई सजेशन देनी है या लेनी है तो पूछ सकते हैं। ये रिसर्चर वीजा होल्डर्स के बारे में डॉक्टर साहब बेटर गाइड कर सकेंगे। इंग्लिश सीवी पे ही ये अप्लाई कर उमर, सकते हैं जर्मन जॉब्स। ये फैसल साहब हैं, ये पूछना चाहते हैं, फिर उमर भाई हैं जी, पूछें फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने गाइड किया इतना, जज़ाकल्लाह। तो एक मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान से जर्मनी आया हूँ। रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, एक्सपीरियंस नहीं है। तो कोई, मैंने यहाँ पे आके जो फील किया है या जो लोगों से सुना है वो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक अगर आप कोई इंटर्नशिप या वर्किंग स्टूडेंट के लिए भी जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको उस फील्ड में एक्सपीरियंस होगा। उस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हैं, कोई थोड़ा उसमें गाइड कर देंगे? फैसल, एक्सपीरियंस मैटर करता है लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता। कि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं होता। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्किल सेट मैटर करना। अगर आपने अभी बैचलर्स किया है और बैचलर्स के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, किए हैं तो वेल एंड गुड। आप उसी को ही, रास्पबेरी पाई पे आपने काम किया है, कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने किसी चीज से, ऑटोमेशन से रिलेटेड या क्लाउड से रिलेटेड या कोई भी टेक्नोलॉजी, इवन आपने छोटी प्रोग्रामिंग, लैब व्यू, मैट लैब, जहां से भी आपने स्टार्ट किया है, वो पॉइंट्स के ऊपर अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है और आपको मैंने लर्निंग वेबसाइट्स बताई हुई हैं, आप वहां पर जाएं और वहां से अपना कोई भी स्किल सेट उससे रिलेटेड आप डेवलप कर लेते हैं, तो जर्मन्स के अंदर कीवर्ड्स लिखकर इंटर्नशिप्स और जॉब फाइंड आउट करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है बड़ी। तो ये वाली एक मिथ है बड़ी कि मेरे पास पाकिस्तान के अंदर जॉब एक्सपीरियंस नहीं था तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तो मेरे पास एक रीसेंट एग्जांपल है बड़ी। एक यूआईटी का बच्चा था, अभी रिसेंटली 2 साल पहले आया है। तो लेकिन वो जब पाकिस्तान से आ रहा था तो उसका वीजा डिले हो रहा था, तो उसने एक इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर ना इस लेवल पर स्किल सेट अच्छा कर लिया हुआ था कि पाकिस्तान से इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर कोर्सेज करके आया था। और इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर स्किल सेट इतना अच्छा था कि वो जैसे ही यहाँ पर एंटर हुआ है जर्मनी के अंदर, विद इन मेरे ख्याल से 6 मंथ या 8 मंथ के अंदर उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई। उसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उसके पास एक्सपर्टीज थी। और यहाँ पर लोग आपसे कभी भी नहीं पूछते कि आप, एक्सपीरियंस वगैरह मैटर करता है लेकिन आपसे ये पूछते हैं स्किल सेट आपके पास कितना है पड़ा, और जो चीज़ वो मांग रहे हैं वो आप उनको डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। आई गेस ये आंसर आपको। जी, और तीक भाई एक और था कि मैंने, जिस तरह अभी मैंने काफी फर्मों में अप्लाई किया ना, कोई 15-20 फर्मों में, किसी से मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो इस मेरी कुछ सीवी ज्यादा डाउटफुल है, उसी के इश्यूज हैं या? सीवी से ना रिलेटेड मैंने अभी जैसे एक बात की है कि प्रोजेक्ट्स ना, मैंने शायद अगर रिज्यूमे नहीं दिखाई तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक रिज्यूमे मैं आपसे शेयर आउट करता हूँ। ये एक रिज्यूमे है जिसके अंदर ना वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के अंदर आपने डायरेक्ट चीज़ें लिखनी है कि जिन जिन चीज़ों पे आपने काम किया हुआ है, जो भी आपकी स्किल सेट है, डायरेक्ट उनका नाम लिखना है। मूविंग ऑन, ये एजुकेशन है आपकी। एजुकेशन के बाद ये जो प्रोजेक्ट्स है ना आपके, ये आपकी सीवी शॉर्ट्स लिस्ट कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इनके अंदर आप अपने कीवर्ड्स ऐड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर, अगर मैंने एक बात की थी कि आपने कौन सा
इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो आपने लिख दिया, आपने उसके ऊपर कौन सी प्रोग्रामिंग स्किल्स की, लेव्यू प्रोग्रामिंग हो गई, ये कीवर्ड कवर हो गया, और उससे आपने रिजल्ट्स क्या डिलीवर किए, ये ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन। तो हम्म। इस प्रोजेक्ट्स लिखने से बेसिकली फायदा क्या होता है कि आपके इतने सारे कीवर्ड्स कवर हो जाते हैं कि आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिनके पास जिन्होंने बनाया होता है काफी कुछ लेकिन उनके नहीं हो रहे होते। तो आप मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स डालें जिनके अंदर प्रोजेक्ट्स, अब आप अगर आपके पास आपने प्रोजेक्ट्स भी नहीं किए हुए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। यूडेमी के ऊपर जाके कोर्सेज करें, कोर्सेज करने के बाद उसके अंदर ही प्रोजेक्ट्स कराती हैं। बिल्कुल शॉर्ट प्रोजेक्ट्स लिखें, कोई मसला नहीं है बड़ा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज बनानी है, बिल्कुल छोटी सी चीज बनाएं, लेकिन उसको आपने रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करना है कि आप वो यूटिलाइज स्किल किस तरह से कर रहे हैं और क्या स्किल सेट लेवल है और क्या चीजें हैं। जैसे इस लड़के ने यहाँ पर अपने रिज्यूमे के बारे में लिखा हुआ है, मैं मोस्टली न्यू लोग जो आते हैं उनको एक्सपर्ट का लफ्ज यूज करने से ना अवॉइड कराता हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट लिख देते हैं तो वो आपसे क्वेश्चन के अंदर उतनी ही डेप्थ में जाते हैं। अगर आपकी रिज्यूमे गुड या इंटरमीडिएट के ऊपर सेलेक्ट हो रही है ना, तो ट्राई टू प्रेफर दीज वर्ड्स इनटू योर रिज्यूमे। ठीक है। शुक्रिया। अब उमर भाई आप बात करें, पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया अतीक साहब और काजमी साहब आपका टाइम निकालने के लिए, और डॉक्टर साहब का कि आपने ये अरेंज किया। ये कंटिन्यूसली होना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन थोड़ा सादा सा है। वो ये है कि हम सुनते रहते हैं यहाँ पे कि जो आईटी स्किल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक प्रोफेशन के लिए। तो मेरा सवाल ये था कि मेरे जैसा बंदा जो एकेडमिक्स में काम कर रहा है और बड़ी एक स्पेसिफिक सी डोमेन है और उसमें कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम आगे नहीं है जो नजर आता हो ना, बहुत उसकी स्पेसिफिक सी हर एक फील्ड की स्पेसिफिक्स हैं, आप उसी के अंदर एकेडमिक्स में काम करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल इसके साथ साथ अपनी स्किल्स इस तरह इन्हांस करना चाहता है कि वो आईटी के अंदर उसको जो है ना वो जॉब अपनी साल 1.5 साल के बाद इस काबिल हो सके कि वो आईटी के अंदर किसी तरीके से जॉब सिक्योर कर सके। तो आप अपनी एक्सपर्टीज से और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से कुछ ये बात हमें बताएं, दोनों हजरात, अगर जो ज्यादा रेलेवेंट हो, कि क्या ऐसी स्किल्स हैं जो एक एकेडमिक्स में काम करता हुआ बंदा डेवलप करे और वो फिर बाद में स्विच कर सकता है अपनी फील्ड को। उमर, एकेडमिक से जो आप बता रहे हैं, आप मुझे उसके अंदर डोमेन प्रेफर कर देंगे कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे मैं हैं, तो फिर मैं शायद बता मैं देता हूँ। बेटर। मैं स्पेसिफिकली मेरा जो अपना काम है वो है, हम न्यूमेरिकल सिमुलेशन मॉडल्स पे काम कर रहे हैं और मटेरियल हमारा स्टेनलेस स्टील है। तो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस की न्यूमेरिकल सिमुलेशंस पे काम करते हैं। और उसमें जो स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो लेजर बीम वेल्डिंग का प्रोसेस है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो उस प्रोसेस के अंदर जो ऑब्वियसली वेल्डिंग के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं जिनको माइक्रो लेवल के ऊपर न्यूमेरिकल सिमुलेशन मॉडल डेवलप करने के बाद हम स्टडी करते हैं और फिर उसकी मिटिगेशन के लिए कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं यूजिंग ऑफ कोर्स जो हमारी सिमुलेशन के रिजल्ट्स होते हैं। तो ये कुछ फील्ड है। ठीक है उमर, आपने अपने क्वेश्चंस में खुद ही जवाब दे दिया है। आप बेशक आप अपनी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और आप एक ऐसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं जिसका स्कोप, जर्मनी के अंदर हर चीज का स्कोप बड़ा ब्रॉडर है। अनलेस कि हम्म। आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो तब आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, तब भी आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हम्म। ऑटोमोटिव कंपनी खुद इतना बड़ा, यहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर हर दूसरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के अंदर क्वालिटी टेस्ट के लिए ये स्टेनलेस स्टील और जितने भी आपने इक्विपमेंट बताए हैं, ये इनके ऊपर कंटिन्यूसली वर्किंग कर रही होती है उनकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। तो आप उससे रिलेटेड जॉब्स देखें, और आप अगर उससे रिलेटेड ये अपना कैरियर पाथ सिर्फ स्विच करना चाहती हैं तो उनको तो लोग ही रिसर्चर साइड से चाहिए होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस तरह के काम किए हों और इस तरह के रिजल्ट्स जो आप न्यूमेरिकल सिमुलेशंस बता रहे हैं ये किए हों, और आप उनको अप्रोच करें तो मैं मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब ना मिले। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक राइट कीवर्ड्स और राइट चीज़ों के साथ अगर आप सर्च आउट करेंगे आज, तो आपको खुद ही रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरी यहाँ यहाँ जगह बनती है। और आपका हम्म। रहा सेकंड पॉइंट का जवाब ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आईटी से रिलेटेड स्विच करना चाहता हूँ और अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बहुत कम लोगों को वो सजेस्ट करता हूँ जिनकी फील्ड बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए कि जो, और उनको वहां से काम करने में भी अच्छा ना लग रहा हो। तो तब हम्म। आप में आना चाहते हैं तो क्लाउड्स के अंदर जाएं। क्लाउड
टाइम ओके। टेकिंग है। अगर आपके अंदर रिसर्च के पास आपके पास टाइम है बहुत, तो वो हम्म क्लाउड का मैंने लिंक शेयर किया हुआ है एक्समाइंड का। अगर आप हम्म उससे रिलेटेड जाके AWS के अंदर डेवॉप्स कर लेते हैं तो हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं पड़ी, और विद इन 1 ईयर ये एक प्लेटफॉर्म है जो विद इन 1 ईयर आपको डेवलप कर देता है। और स्विचिंग लोग करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं जब यहाँ पर जॉब्स आती हैं। तो अगर आपके पास उसके साथ साथ टाइम है तो आप स्टार्ट कर दें। मैंने भी कुछ चीजें वगैरह की थी तो वो मुझे अपनी ही डोमेन से रिलेटेड फायदा हो गया मुझे। लेकिन अगर आपने हम्म। करना है तो वो आपके लिए आप बेटर एनालाइज कर सकेंगे, और उसके अलावा जो भी स्किल सेट आप जाना चाहते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड, तो मैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इसलिए कहता होता हूँ कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स अगर कोई भी ले लेना, लेकिन हम्म वो हमेशा मोस्टली पेड होती हैं, तो 100-150 यूरो हम वैसे ही बहुत जगह खर्च कर देती हैं। तो एक हम्म। अगर अच्छी जगह खर्च कर दें जो कि हमारे अंदर पैटर्न नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। शायद उमर भाई, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी किसी नॉन कंप्यूटर नॉन आईटी फील्ड में है तो वो कौन सी चीज़ें आईटी की अडॉप्ट करे? अगर वो आप पूछना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है थोड़ा सा हम्म। कि अगर आप अपनी फील्ड के साथ थोड़ा थोड़ा ये सीख लें ना, उसमें आपने कैसे फॉर एग्जांपल टूल्स जो आजकल यहाँ जर्मनी में तकरीबन हर साइंटिस्ट और इंजीनियर जो ग्रेजुएट होता है वो यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल गिट है या स्क्रिप्टिंग है या छोटी मोटी पाइथन प्रोग्रामिंग कोई भी। तो अगर वो आप अपनी एक्सपर्टीज के साथ ऐड कर लेंगे ना तो फिर चार चांद लग जाएंगे। तो आरएफ भी इंटरेस्टिंग। आप पूछें। मैं बहुत क्विकली ऐड शुक्रिया। करना चाहूँगा एक जी जी चीज़ उमर भाई के लिए। जी एक्चुअली जी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, और माशाल्लाह से एकेडमिक में आपको सबसे जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए होती है वो एडवांस स्किल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या रिसर्च जिस पे हो रही है उसको किस तरह से इंडस्ट्री में लाया जा सकता है। हम्म। आपने सिमुलेशन की बात की, आजकल जो इमर्जिंग फील्ड है डिजिटल ट्विंस का, शायद आपने नाम सुना हो। आप उस साइड पे जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से डिजिटल ट्विंस। डिजिटल ट्विंस, ओके। जी जी। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल एक फिजिकल मॉडल है, उसका पूरा एक डिजिटल मॉडल बनाना और फिर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टेक्निक सिमुलेशन की और उसके रिजल्ट्स निकालना, ये तकरीबन हर फील्ड में जो है ना ये आ रहा है। ये तो अतीक ओके। साहब वही बना रहे हैं आजकल। अच्छा। अतीक साहब वही बना रहे हैं। सही सही। जी जी, ओके। आप सही कह रहे हैं काजमी साहब। इसी तरह ही है कि कोई भी डिजिटल ट्विन एक इतना बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर सारी डोमेन्स आ जाती हैं, और उसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जिसके ऊपर आप कंप्लीट सिमुलेशन करते हैं। और उस जो आप रिसर्च कर रहे हैं आप उसके टूल्स डेवलप करके, जो भी आपने टूल्स डेवलप किए हुए हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करके आप उनको डिजिटल ट्विन के ऊपर ही रिजल्ट शो कर सकते हैं, जो आप रियल टाइम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं, और वो उसकी फिर फैब्रिकेशन एंड डेवलपमेंट साइड पे जा सकते हैं। दे आर गेनिंग द स्ट्रेंथ एंड रिजल्ट ऑफ दी सिमुलेशंस। इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जी आरिफ भाई आप यार पूछें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक। मैं आरिफ हुसैन हूँ। यहाँ के आईटी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं स्लोवाकिया में पीएचडी कर रहा हूँ। तो स्लोवाकिया में मेरी ऑलमोस्ट हाफ पीएचडी हो चुकी है। और मैं कि जर्मनी में जब आया हूँ तो फिर मेरा थोड़ा व्यू चेंज हुआ। मैं चाह रहा था कि अगर मैं अगर मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, मतलब मुझे एक एक्सपर्ट ओपिनियन एडवाइस चाहिए। अगर मुझे जर्मनी में अच्छी सी जॉब मिल जाए किसी कंपनी में, मैं वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पीएचडी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, तो मुझे पीएचडी छोड़ देनी चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि मेरा जो काम है वो मोस्टली सिमुलेशन, इलेक्ट्रोथर्मल मॉडलिंग है, मल्टी फिजिक्स मॉडलिंग, इलेक्ट्रोथर्मल मॉडलिंग फॉर सुपर कंडक्टर्स मोटर्स के लिए। तो मैं जितनी भी कंपनीज में मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है, तो मुझे दो कंपनी से जवाब आया है। एक तो एबीबी से और दूसरा इन मोशन से म्यूनिख में। तो दोनों का यही एक आंसर था कि हमें जर्मन लैंग्वेज C1 लेवल तक चाहिए। जब आपकी कंप्लीट हो जाए जर्मन लैंग्वेज या इस लेवल तक पहुंच जाए फिर आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। तो मुझे अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन चल रही है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, थोड़ा डबल माइंडेड हो गया हूँ। आरिफ भाई आप तो मेरे ख्याल में अतीक साहब से पहले मिल के वो जो उसने अभी रिसेंटली अपनी तजर्बा अपना शेयर किया ना, अगर वो आपको कर दे हेल्प इस हवाले से कि कैसे टारगेट करना है और अगर सीवी हम्म। इंप्रूव करनी है तो फिर देख लें। हाँ आरिफ, जो भी आपकी फील्ड है, हाँ मैं तो वैसे
पीएचडी वाला आंसर नहीं कह सकता। यहाँ पर पीएचडी होल्डर्स हैं जो डिग्री कर रहे हैं और उसके डिसकंटिन्यू के बारे में वही बता सकेंगे। लेकिन जॉब हंटिंग के बारे में जो आप बता रहे हैं C1 रिक्वायरमेंट पे, वो स्टेपस्टोन पे मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे जो इसमें बताया है मैंने, जी जी। कि आप वहाँ जाके इंग्लिश की जॉब्स अगर प्रेफर आउट करके उसी पे ही सर्च आउट करके अप्लाई करेंगे ना, तो आपको ये वाले प्रॉब्लम्स एटलीस्ट फेस नहीं करने पड़ेंगे कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। क्योंकि वो जॉब्स ही वही स्क्रीन आउट करता है जो इंग्लिश जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका ये वाला चीज़ तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आपको काफ़ी सारी कॉल्स आने लग जाएंगी, क्योंकि हम बहुत जगह अप्लाई करते हैं और बगैर देखे ही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई रिजल्ट्स निकलते हैं। निकल भी सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर आप बिल्कुल फोकस्ड होके आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड ही जॉब्स सर्च आउट करते हैं और इंग्लिश के अंदर ही प्रेफर करते हैं उनको, तो आपको जॉब ढूंढना मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको इंटरव्यूज की कॉल आने लग जाएंगी, फिर आप एक नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे। अतीक से मिल लीजिएगा ना आप, आरिफ भाई। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। चले यार, बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। अगर एक दफ़ा अपना कैमरा ऑन कर दें तो हम एक आखिरी स्क्रीनशॉट ले लें, कर सकते हैं तो। अनीस साहब किधर गए? अनीस साहब। हाँ जी। जी जी। आप भी सर कोई क्या कहते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें अपने तजुर्बे से। सलाम, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा जो है ना सेशन रहा है। मैंने सारा तो अटेंड नहीं किया, मैंने बीच में इन तो था, लेकिन सुनता रहा हूँ। और बड़ी वैल्यूएबल जो है ना सजेशंस और प्रेजेंटेशन दिए हैं दोनों अहबाब ने। और PSA काजवे की ये बड़ी अच्छी काविश है, ऐसे जारी रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करते मैसेज को, जनरली पाकिस्तान से भी लोग ज्वाइन कर सकते, जर्मनी में भी जो और लोग थे वो भी ज्वाइन कर सकते, तो ज़्यादा अच्छी बात थी। ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचता और पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होती और फ़ायदा भी इसका ज़्यादा होता। एनवीज ज़ाहिर है ये स्टार्ट है, और इंशाल्लाह आई होप कि इस तरह के इवेंट्स आइंदा भी, और इस तरह के जो वेबिनार्स हैं आइंदा भी होते रहेंगे। जी जी। और जो सजेशन इन्होंने दिए हैं वाकई यूजफुल हैं। हमने भी जो जर्मनी में रहकर सीखा है ये सारी बातें, हम इनको इनको इंडोर्स करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। चले शुक्रिया डॉक्टर अनीस साहब, काजमी साहब और उमर भाई, बाकी सब दोस्तों का, अतीक, अरसलान साहब, सब दोस्तों का। इंशाल्लाह दोबारा भी कोई फिर प्रोग्राम बनाते हैं कोई इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से। शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हम्म। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।